हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स फॉर बैंकिंग। और ये डे 4 की क्लास है जो कि आरआरबी पीओ के लिए है। और इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और एकदम जो पहला पार्ट था उसमें बेसिक्स वाला पार्ट था, उससे आगे हम पार्ट 2 में मूव करेंगे, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो क्लासेस है मैं एक ऑफलाइन कोचिंग के साथ टाई अप करके उनकी क्लासेस को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उनके ऑफलाइन बैचेस को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और उनको रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और उनसे मैंने बात की कि सर बाकी स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस मेहनत को बर्बाद मत जाने देना। तो और इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा कम से कम एडिट करने में लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, राइट। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, सो दैट मेरी मेहनत सफल हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर हो पाए और उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टॉपिक ऐसे ही कवर करने वाला हूँ और उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस आएंगे, उनको मैं लाइव लेने वाला हूँ, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं पार्ट 2 में। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसको मैं सीधे सॉल्व कराता हूँ सो दैट हम आगे के कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी सीख पाए। और जिन्होंने नहीं किया है वो सॉल्यूशंस देखते रहना। तो बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर। तो इनिशियल में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, इनिशियल जो पार्ट है वो है 1:3, राइट। ये है इनिशियल कंडीशन। अब बोल रहे हैं नाउ 18 लीटर मिल्क एंड 18 लीटर वाटर इज एडेड, देन द रेशियो बिकम्स। सो मिल्क और वाटर में कुछ पार्ट ऐड किया गया, तो उसके बाद जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका 2:3। तो ये फाइनल कंडीशन है। और इसमें क्या हुआ है, 18 लीटर आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं मिल्क, और ये वाले पार्ट में भी 18 लीटर वाटर ऐड हुआ है। तो उसके बाद ये रेशियो बना 18 लीटर ऐड होने के बाद। अब सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इन दोनों का गैप देखते हैं। तो इन दोनों का जो गैप है ना, वो है आपका 2, और इन दोनों का जो गैप है वो कितना है, यहाँ पर गैप कितना है 1। तो सबसे पहले इस गैप को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस गैप को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो जहां पर 1 का गैप है, तो इस वाले पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो नया रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 4:6। तो अब आपका जो गैप है ना वो सेम हो गया। अब देखो गैप कितना है 2। तो ये दोनों दोनों गैप जो हो गए क्या हो गए, सेम हो गए ना। तो अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखने वाले हैं कि अब देखना स्टार्ट करेंगे कि ये 1 से कितना इंक्रीज हुआ। 1 से ये हो गया है 4, क्योंकि अब ये वाला रेशियो हमारे लिए काम का है, ये वाला रेशियो काम का नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला क्या काम करना है, गैप को बराबर करना है। यहाँ पर गैप 2 का था, यहाँ पर गैप 1 का था, तो इंटू 2 किया तो गैप 2 का हो गया। अब देखो 1 से लेके 4 हुआ तो यहाँ पर 3 यूनिट इंक्रीज हुआ है, और ये 3 से लेके 6 हुआ तो यहाँ पर भी 3 यूनिट इंक्रीज हुआ है। और दोनों में ही 3 यूनिट 18 लीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 18 लीटर। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट हो जाएगा 6 लीटर, राइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली। तो इनिशियल में देखोगे तो 1 यूनिट आपका मिल्क था और 3 यूनिट वाटर था, तो टोटल मिला के 4 यूनिट थी। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना तो 24 लीटर। तो जो 24 लीटर आंसर था दैट वाज करेक्ट। तो किसी को बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, if we add 10 liter milk and 10 liter water then ratio becomes this, right। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो एक बार आप जल्दी से सॉल्व करिए, आपका प्रैक्टिस भी होगा। सो बोल रहे हैं इसको अब हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, आप लोग साथ साथ में सॉल्व करते रहिए, जिन्होंने पहले से कर रखा है वो बहुत अच्छा है। तो बोल रहे हैं रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 5:7 है। इफ वी एड 10 लीटर मिल्क एंड 10 लीटर वाटर देन रेशियो बिकम्स 3:4। तो देखो यहाँ पर मिल्क और वाटर की बात करें तो ये आपके पास है 5:7,
और दूसरा जो मिल्क और वाटर है वो है आपके पास कितना 3:4, और दोनों ही क्वांटिटी में 10, यहाँ पर भी 10 ऐड हो रहा है, तो दोनों में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर जो गैप है आपका, यहाँ पर गैप है 2 है, और यहाँ पर जो गैप है आपका वो कितना है 1 है। तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 6 एंड दिस बिकम्स 8। तो अब ये वाला जो रेशियो है इसको हम मानना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखो ये 5 से ये 6 हो गया, और 7 से ये 8 हो गया, तो 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट इंक्रीमेंट। और ये 1 यूनिट इंक्रीमेंट किसको शो करेगा, 10 लीटर को, क्योंकि हर जगह दोनों जगहों पर 10 लीटर इंक्रीज हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10 लीटर। अब आपसे पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 50 लीटर। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आप रेशियो मेथड से बड़े आराम से कर पाएंगे। तो देखो इसको 2-3 तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, और शॉर्टकट से भी आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक से सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ नोट्स हैं एक बैग में ना, ₹50, ₹20 और ₹5 के जो नोट्स हैं वो हैं 4:5:6 के रेशियो में है, और इनकी जो टोटल वैल्यू दे रखी है 6600, राइट। तो बेसिक मेथड क्या कहता है कि हम ये तो मान सकते हैं ना कि इसको हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 वो 4x हैं, और 20 वाले 5x हैं, और 5 वाले 6x हैं। तो जो हर एक नोट की 50 के नोट की वैल्यू कितनी है 50, और टोटल नोट कितने हैं 4x, तो इनकी वैल्यू क्या होगी 4x इंटू 50 प्लस ऐसे ही यहाँ पर 5x इंटू 20 प्लस ऐसे ही 6x इंटू 5। तो इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6600 के बराबर होनी चाहिए। तो ये तो बेसिक मेथड हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखो ये 200 बनेगा, ये 100 बनेगा 300, तो ये 330 हो रहा है। 330x इज इक्वल टू 6600, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 33 से ये 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू 20 आ रही है, तो ये वाली वैल्यू आपकी 80 हो जाएगी, ये वाला वैल्यू आपका 100 हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू आपका 120 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था 50 के, तो 50 के 80 आ रहे हैं, राइट। इतना पार्ट क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको। सर रिपीट करो, रिपीट। हाँ रिपीट कर देता हूँ मैं। तो बेसिक मेथड क्या कहता है कि मान के चलो आपके पास ना आपके पास 10 नोट हैं 50 के, तो 10 नोट अगर 50 के हैं तो आप क्या करेंगे, उनकी टोटल वैल्यू क्या होगी 50 इंटू 10 होगी। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि 50 के नोट हैं कितने 4x, तो इनकी टोटल वैल्यू क्या होगी 50 इंटू 4x, तो इनकी टोटल वैल्यू हो गई है। ऐसे ही 20 के नोट आपके पास 5x हैं, तो इनकी टोटल वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 5x। ऐसे ही 5 के जो नोट हैं वो कितने हैं 6x हैं, क्योंकि ये तो रेशियो था, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो हमने 4x 5x 6x लिख लिया जो हम लिख सकते हैं, और इसको ऐड किया तो टोटल वैल्यू के बराबर रख दिया, तो इससे हमारी x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आई, x आ गया हमारे पास 20, तो x की वैल्यू यहाँ पर 20 पुट करूंगा तो ये 80 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। सर ऑप्शन मेथड बताना प्लीज। हाँ ऑप्शन मेथड बता रहा हूँ सत्यव्रता, ऑप्शन मेथड पढ़ी आ रहे हैं अभी हम। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि ये 4:5:6 के रेशियो में थे, तो जो 50 के नोट है ना वो 4 के मल्टीपल में होंगे, तो एक मेरा ये आंसर नहीं हो सकता था, 130 मेरा आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता, राइट। या तो मेरा आंसर 80 होगा, या तो 100 होगा, या तो 120। अब जितने भी ये ऑप्शंस है ना, जैसे ये 80 बचा, 100 बचा, 120, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, राइट, मतलब पहले 80 आता है फिर 100 आता है, अगर ये मान के चलो 120 यहाँ पर लिखा होता तो इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता ऑप्शंस को। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर लिए जो ऑटोमेटिकली असेंडिंग में ही है। तो अब ना मैं पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन लास्ट वाले ऑप्शन को चेक नहीं करता, बिकॉज क्या हो गया, पहला ऑप्शन तो हमने वैसे ही हटा दिया। अब जो 3 बचे उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो फर्स्ट वाले से चेक नहीं करूंगा, लास्ट वाले से चेक नहीं करूंगा।
ज्यादातर मैं मिडिल वाली वैल्यू से चेक करूंगा। क्यों, इसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर 50 के जो नोट हैं, 50 के नोट अगर 4 यूनिट हैं और वो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है, तो एक यूनिट आपका कितना होगा, 25, राइट, 25 होगा ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 50 के नोट 100 हैं तो 20 के नोट 5 यूनिट हैं, तो ये 125 होने चाहिए, और ये फिर कितने होने चाहिए, ये 150 होने चाहिए, राइट। अब आप ध्यान से देखना कि अगर ये 100 हो गए तो 50 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5000 सीधे ही हो जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2500 सीधे ही हो जाएगा। तो 2500 और 5000, ये तो 7000 से ज्यादा हो गया ना। दैट मीन्स ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मेरा जो टोटल वैल्यू था वो क्या है, 6600 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब 100 में ही मेरा अगर 7 इससे ज्यादा तो 120 में तो और ज्यादा आ रहा होगा, तो ये तो मेरा आंसर वैसे भी नहीं हो सकता, फिर एक ही ऑप्शन बचा, राइट। या फिर एक एक करके ऑप्शन से चेक करोगे तो फिर उसमें टाइम लगता है, तो ये लॉजिकली करेक्ट हो जाता है कि एक ही ऑप्शन चेक करने से ना बाकी ऑप्शंस आप रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करते हैं समझ में आ गया। आई होप सभी लोगों को समझ में आया। तो देखिए, सबसे पहला जो काम होगा ना, वो हम ये देखेंगे। अभी हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो 50 पैसे के कितने कॉइन है, तो 50 पैसे के जो कॉइन है वो 15 के मल्टीपल में होने चाहिए। तो ये 15 से डिवाइड नहीं होता ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट भी 15 से डिवाइड नहीं होता। ये 15 से डिवाइड होता है और ये 15 से डिवाइड होता है। तो इन दोनों में से कोई एक चेक कर लें। तो अभी जो रेशियो है वो कितना है, 11:15:20। और अगर मैं 15 की वैल्यू को 300 लेता हूँ तो ये 20 बार कट हो रहा है, तो ये 220 हो जाएगा। और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास कितने, 400, क्योंकि ये 20 टाइम्स है तो ये भी 20 टाइम्स होगा, ये भी 20 टाइम्स होगा। तो ये कितने, इतने कॉइन्स आपके पास अवेलेबल है। अब अगर आपके पास 220 कॉइन 1 रुपए के हैं, तो ये तो ₹1 के कॉइन है, और ये 50 पैसे वाले कॉइन है, और ये वाले कॉइन है 25 पैसे वाले कॉइन। तो पैसे को या तो आप ऐसे रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 0.25 लिखेंगे, और इस पैसे इसको 0.5 लिखेंगे, और इसको हाफ भी लिख सकते हैं, इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। तो 1/4 इंटू 400, तो ये 100 रुपए के बराबर बनेगा। और हाफ इंटू 300, ये 150 के बराबर बनेगा। और ये 220 इंटू 1, तो 220। तो 220 प्लस 150, 150 प्लस 100, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 470 एज इट इज आ रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक आपके क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। या फिर बेसिक मेथड क्या हो सकता था, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार के लिए। बेसिक में क्या होता, आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 1 रुपए के कॉइन है और यहाँ पर ये 50 पैसे वाले कॉइन है ना, इनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, राइट। और ये आपके पास रेशियो को 11x लिख लो, 15x लिख लो, और फिर आपके पास 20x लिख लो। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 11x इंटू 1 प्लस ये 15x इंटू 0.5 लिख लो, या तो हाफ लिखो, क्योंकि रुपीज में है। टोटल वैल्यू जो है ना वो रुपीज में है, पैसे में नहीं है, तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आप 20x इंटू 0.25 लिखेंगे, ये किसके बराबर होगा, 470 के बराबर होगा, राइट। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये 11x प्लस ये हो जाएगा आपका 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5x, राइट, 7.5x प्लस ये 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5x बन जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 470। तो अब आप देख लो कि ये 12.5 और 11 कितना होता है आपके पास, 20, हाँ कितना है ये, 12.5 और 11 23.5 हो रहा है ना। हाँ सर, 23 23.5x इज इक्वल टू 470, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो देखो, पॉइंट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, पॉइंट हटाने के लिए इधर इंटू 10 कर देंगे, और 270 से ऐसे जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो अब आप x की वैल्यू 20 आ गई, तो ये 220, ये 300, ये 400, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं।
अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इवन अगर बताया जाए ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कैट में भी आ चुके हैं, बैंकिंग, एसएससी सब में फ्रिक्वेंटली, मेंस में स्पेशली पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। जो वाटरमेलन वाले क्वेश्चंस होते हैं या ग्रेप्स वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर इस टाइप के सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनका बेसिक, तो इसको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंटेन्स 20% सॉल्ट। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट क्या होगा, मान के चलो ये एक आपका कंटेनर है, तो इसमें अगर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है तो कुछ तो वाटर होगा और कुछ 20% सॉल्ट है, तो इसमें 20% तो सॉल्ट होगा और बाकी 80% क्या होगा, 80% तो वाटर होगा क्योंकि सॉल्यूशन है ये, राइट। अब कह रहा है कि आफ्टर सम डेज इफ 40 लीटर वाटर इज इवापोरेटेड, और इसमें से कुछ दिनों के बाद 40 लीटर उड़ जाता है और सॉल्ट 40% हो जाता है, तो ये तो इनिशियल है, ये तो क्या है, इनिशियली है। अब कुछ आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज क्या बोल रहा है, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज, तो यही कंटेनर में क्या हो रहा है, कहानी चेंज हो जा रही है आपकी। इस कंटेनर में अब क्या हो रहा है, 40% आपका क्या हो गया है, सॉल्ट हो गया है, तो बाकी फिर 60% आपका वाटर रहा होगा। तो अब पूछ रहा है कि इनिशियल सॉल्यूशन कितने लीटर था या कितने केजी था, लीटर जो भी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लीटर्स लिखा हुआ है, तो ये केजी में नहीं लीटर्स में ही होना चाहिए था, तो ये एक करेक्शन है। तो इस केजी को आप ऑटोमेटिकली समझ जाना कि भाई हाँ लीटर्स ही रहेगा। तो एक बार सॉल्व करके बताइए, आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखो इनिशियल में अगर हम बात करें सॉल्ट और वाटर की, इनिशियल में अगर बात करें सॉल्ट और वाटर की, तो सॉल्ट आपका 20 है और वाटर कितना है, 80 है, तो इनका 1:4 का रेशियो है। और फाइनल में करें बात, तो सॉल्ट और वाटर फाइनल में कितने हैं, देखो सॉल्ट और वाटर, तो सॉल्ट और वाटर हैं आपके 2:3 के रेशियो में। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, आफ्टर सम डेज 40 लीटर वाटर इज इवोपरेटेड, तो यहाँ से इवोपरेट जो हुआ है वो वाटर, वाटर इवोपरेट हुआ है। अब वाटर इवोपरेट हुआ है तो सॉल्ट तो नहीं होगा ना, सॉल्ट तो सेम रहेगा, तो सॉल्ट यहाँ पर जितना था उतना ही सॉल्ट यहाँ पर है, तो सॉल्ट सेम रहना चाहिए, तो सॉल्ट मस्ट बी सेम, सॉल्ट का जो पार्ट है वो दोनों मिक्सचर में सेम रहना चाहिए, क्योंकि इवोपरेशन में सॉल्ट नहीं उड़ता कभी भी, आपने अगर ध्यान दिया है तो इन चीजों पर, तो सॉल्ट सेम रहना चाहिए। तो लेकिन रेशियो मेथड से हमें दिख रहा है कि भाई दोनों जगह पर, यहाँ पर सॉल्ट 1 है और यहाँ पर सॉल्ट 2 है, राइट। तो इसको मुझे सॉल्ट 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस वाले इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मुझे 2:8 लिखना पड़ेगा और ये 2:3 रहेगा। तो अब आप देखो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो हमारा रिक्वायरमेंट सेम हो गया, राइट। रिक्वायरमेंट क्या हो गया, बराबर है। आफ्टर सम डेज, तो अब आप देखो कि पहले जो वाटर था वो 8 यूनिट था, वाटर कितना था, 8 यूनिट था, अब वाटर कितना है आपका 3 यूनिट, तो इसमें से 5 यूनिट वाटर हमने इवोपरेट कर दिया, और वो 5 यूनिट किसके बराबर है, 40 लीटर्स के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 8 लीटर। तो आपसे इनिशियल पूछ रहा था, तो इनिशियल में देखो 2 और 8, क्योंकि हमने फाइनल रेशियो ये माना तो 10 यूनिट है, तो 10 × 8 आपका 80 लीटर। तो जो आप लोगों ने जो आंसर दिया था ना 80 लीटर, दैट वाज करेक्ट, जो आप लोगों ने आंसर दिया था वो एकदम सही है। तो परसेंटेज से कैसे करेंगे, परसेंटेज, तो देखिए परसेंटेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सॉल्ट था वो 20% है इनिशियल में, और फाइनल में जो सॉल्ट है, फाइनल में जो सॉल्ट है वो क्या है आपका, फाइनल में सॉल्ट है 40%। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर यहाँ पर 80% है और वाटर यहाँ पर 60% है, राइट। तो अब ये जो सॉल्ट वाला पार्ट है, ये जो सॉल्ट वाला पार्ट है, ये दोनों में बराबर रहा, दोनों में बराबर रहा। तो यहाँ पर बोल रहा है आफ्टर सम डेज 40 लीटर वाटर इज इवोपरेटेड, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस वाटर को परसेंटेज के फॉर्म में या फिर रेशियो के फॉर्म में बेसिक से करना है, तो आप वैसे इसको ऐसे ही लिखेंगे कि ये 1:4 रहेगा, ये 2:3 है, तो हम इसको x और 4x मान सकते हैं,
राइट, x और 4x मान सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि वाटर कम हो गया आपका कितना, 40 लीटर। तो अगर 4x माइनस 40 अपॉन 4x माइनस 40, राइट। अब ये तो आपका वाटर है, और सॉल्ट कितना है आपके पास, सॉल्ट है आपके पास x, और ये अब मिला के, अब ये वैल्यूज क्या हो गई, इसमें से 40 ये कम हो गया, 40 ये कम हो गया, राइट। तो अब आपके पास ये क्या होगा, ये ऊपर वाटर है ना, तो ये 3 आना चाहिए और ये 2 आना चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये बेसिक मेथड ये भी हो सकता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर आप करेंगे तो ये 8x माइनस आपका 80 इज इक्वल टू 3x। तो अब आप देखो कि 5x इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपके पास, 16 आ रहा है ना 5x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 80। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो अब आप देखिए इनिशियल पार्ट पूछ रहा है, फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। तो देखो इनिशियल सॉल्यूशन कितना था, x प्लस 4x, x प्लस 4x था ना, x प्लस 4x था। तो आपके पास x की वैल्यू 16 आई, तो ये 5x है, 5x इंटू 16 कितना होता है, 80 होता है। अब वाटरमेलन कंटेन्स 80% वाटर। तो वाटरमेलन में क्या होता है, देखो वाटरमेलन में दो पार्ट होते हैं, एक तो वाटर होता है और एक पल्प होता है, जिसको हिंदी में अगर गूदा बोलते हैं, या फिर जो सॉलिड पार्ट होता है, राइट। तो ये दो चीजें आपको वाटरमेलन में अवेलेबल होती हैं। आफ्टर सम डेज इन sun it dried and now contains 30% of water. If now its weight is 50 kg, find the original weight of watermelon. तो आप जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका मेंस एग्जाम में, बैंकिंग, एसएससी, इवन कैट में भी, काफी साल पहले कैट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। 175 ज्यादातर लोगों का आंसर आया है, एक 125 है। चेक कर लेते हैं व्हाट इज द राइट आंसर। तो हम क्या देखेंगे कि वाटरमेलन में क्या होता है, एक तो वाटर होता है और एक दूसरा पार्ट हम सॉलिड पार्ट बोल सकते हैं, या फिर सॉलिड जो होता है, पल्प जो होता है वो होता है। तो अभी क्या हो रहा है, 80% वाटर है, तो 80% अगर ये है तो 20% सॉलिड पार्ट होगा। तो ये इनिशियल कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में क्या सीन है, तो वाटर और जो सॉलिड वाला जो पार्ट है वो अगर आप देखें तो 30% वाटर हो गया आपका। तो 30% वाटर हो गया तो सॉलिड 70% हो गया होगा। तो अगर आप रेशियो निकालें तो ये 4:1 है, और ये रेशियो निकालें तो ये 3:7 है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जैसा मैंने कहा कि जब मैं इसको ड्राई करता हूँ, सन में ड्राई करता हूँ, तो वाटर ही इवोपरेट होगा, तो वाटर में चेंज आएगा सॉलिड में। तो ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, ये दोनों चीजें, सॉलिड वाला जो पार्ट है वो तो सेम होना चाहिए था। तो सेम बनाने के लिए ये 7 है और ये 1 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 28:7। तो अब इस रेशियो को फॉलो करेंगे। तो अब आप देखो ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए। तो अब आप ये कह सकते हैं, अब देखो, नाउ इट्स वेट इज 50 केजी, नाउ इट्स वेट इज 50 केजी। तो फाइनल का वेट बता रहा है ना, तो अगर फाइनल का वेट बता रहा है दैट मीन्स 3 यूनिट वाटर है और 7 यूनिट आपका सॉलिड पार्ट है, तो ये 10 यूनिट टोटल मिला के है। और इस 10 यूनिट का वेट जो था वो 50 केजी है। तो एक यूनिट का जो वेट है हमारा कितना होगा, 5 केजी होगा। और इनिशियल में अगर हम देखें तो ये 35 यूनिट है, तो वो किसके बराबर होगा, 35 इंटू 5 विल गिव यू 175। तो जितने लोगों ने 175 आंसर दिया है दैट इज करेक्ट। तो 175 वाले सभी आंसर्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रेश ग्रेप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा। तो इस जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो सब मैंने कहीं ना कहीं आपको तो जल्दी से अब इस क्वेश्चन को करिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इन क्वेश्चंस को कभी भी नहीं भूलेंगे। So fresh grapes contains 90% water and dry grapes contain 20% water. तो यहाँ से हम फ्रेश और ड्राई दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। आप करना स्टार्ट करिए, आपका जो भी आंसर आता है वो जल्दी से बताइए मुझे। तो फ्रेश ग्रेप्स में एक तो वाटर होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है, या उसको पल्प भी लिख सकते हैं, जो
पार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर 90% है और यहाँ पर 10% है, और ड्राई ग्रेप्स में वाटर और सॉलिड वाले पार्ट अलग अलग हैं, और 20% वाटर है यहाँ पर, तो ये 20% होगा, ये वाला पार्ट 80% होगा। तो यहाँ से सीधे सीधे हम क्या देखेंगे कि हमारा सॉलिड पार्ट सेम रहना चाहिए, तो ये 9:1 है और ये आपका 1:4 है। तो ये जो सॉलिड पार्ट है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 4 कर देंगे इसमें, तो हमारा जो रेशियो बन जाएगा वो 36:4 बनेगा, और ये वाला पार्ट अब आपका सेम हो गया, राइट। अब ये सेम हो गया। अब आपसे पूछा गया हाउ मेनी केजी ड्राई ग्रेप्स कैन बी मेड फ्रॉम 120 केजी ऑफ फ्रेश ग्रेप। तो अब देखो फ्रेश ग्रेप्स कितने हैं, फ्रेश ग्रेप्स हैं 120 केजी, तो 120 केजी 36 + 4, तो ये जो 40 यूनिट है ना, इसका टोटल वैल्यू आपको दे रखा है 120 केजी, राइट। तो एक यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो रहा है 3, और यहाँ पर ड्राई टोटल मिला के कितना है 5 यूनिट है, 1 + 4 है ना, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट, एक यूनिट 3 के बराबर है, तो 15 केजी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, आसान सा क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। अब ये रिवर्स में पूछा गया है आपसे, ड्राई ग्रेप्स का वेट दे रखा है, फ्रेश ग्रेप्स का पूछ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश ग्रेप्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर फ्रेश लिख लेते हैं और यहाँ पर ड्राई लिख लेते हैं। ड्राई में वाटर और सॉलिड वाला पार्ट, वाटर और सॉलिड वाला पार्ट, तो 80% वाटर है यहाँ पर, तो ये 4:1 का रेशियो हो जाएगा। 80% एंड 20%, तो ये 4:1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर, 10% है, तो ये 1:9 का रेशियो होगा, राइट। तो अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसमें सॉलिड पार्ट सेम होना चाहिए था, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 9 है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा 36:9, और ये 1:9 ही रहेगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 350 kg। तो आप ध्यान से देखो कि 1 और 9, तो ये 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट की वैल्यू आपको 350 kg दे रखी है, तो एक यूनिट आपका कितना हो गया, एक यूनिट हो गया 35, तो आपका आंसर क्या होगा, ये 45 है टोटल मिला के, तो 45 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 45 × 35 क्या होगा, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो यही है, बाकी आंसर नहीं हो सकते आपके, राइट। सो आप आराम से कर सकते हो। तो 175, 17 कैरी फॉरवर्ड, और ये 157 यही रहेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकते थे, राइट। अब ये क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और सभी लोगों ने जो आंसर्स दिए थे आप लोगों ने ना, वो एकदम परफेक्टली सही आंसर दिए थे। विजेता ने, पीके ने, अंतरा ने, सब ने आंसर सही दिया था 1575। अभी ये वाला क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक आंसर आया है 2, ओके, चेक करते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे समझना है, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, कि रोहित ने 4 एग्जाम दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सोशल स्टडीज के, और उसके जो रेशियो का जो मार्क्स है, मार्क्स का जो रेशियो है वो 2:3:4:5 है, और ही गॉट एन एग्रीगेट 70% इन दीज एग्जाम्स, राइट। तो ईच एग्जाम हैड एन सेम मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स सबके बराबर है। इन हाउ मेनी ऑफ दीज एग्जाम्स डिड ही गेट मोर देन 50%, ये आपको निकालना है। तो देखो जो भी इसने एग्जाम दिए उनका जो
मार्क्स जो आए हैं वो इस रेशियो में है, ये इस रेशियो में, राइट। तो हम इन मार्क्स को 2, 3, 4, 5 भी मान सकते हैं, और इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको 20 नंबर मिले होंगे तो इसको 30 मिले होंगे, तो इसको 40 मिले होंगे तो इसको 50 मिले होंगे, ऐसे भी ले सकते हैं। और 200, 300, 400, 500 इसके टर्म्स में भी ले सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। या फिर आप 2x, 3x, 4x, 5x जो भी लेना चाहें, बट वैल्यूज लेना थोड़ा कंफर्टेबल होगा, तो कोई भी एक वैल्यू ले लो। तो मैं तो हमेशा आसान वाली वैल्यू लूंगा, तो मैं यही वैल्यूज ले लूंगा एज इट इज, कि रोहित को फिजिक्स में 2 नंबर मिले, केमिस्ट्री में 3 नंबर मिले, और बायोलॉजी में 4 मिले, और सोशल स्टडीज में 5 नंबर मिले। तो ये टोटल मिला के 2 और 3 और 4 और 5 जो नंबर मिले हैं इसको, ये एग्रीगेट 70% के बराबर है। दिस इज इक्वल टू द 70% ऑफ टोटल मार्क्स। यही तो बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना। तो अब आप देखो कि 5 और 5 10 और 14, तो जो 14 मार्क्स है ना आपके, 14 मार्क्स इज इक्वल टू क्या है, 70%। तो अगर टोटल में 70/100 परसेंटेज हटा देता हूँ और इंटू एक्स लिख देता हूँ, तो टोटल मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अब आप देख रहे होंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 2 बार कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू जो आ गई है वो 20 आ गई है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ चुकी है। तो ये टोटल मार्क्स हो गए, टोटल मार्क्स हो गए ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब ये कौन से टोटल मार्क्स हुए, ये हर एग्जाम का टोटल सेम था। देखो यहाँ पर बोल रखा है ईच एग्जाम हैड द सेम मैक्सिमम मार्क्स, और ये 4 एग्जाम का टोटल मार्क्स है। तो हर एग्जाम का ईच एग्जाम्स टोटल, तो ईच एग्जाम्स टोटल आप ऐसे लिख सकते हो ना कि भाई 20 नंबर तो चारों में टोटल है, चारों का टोटल है, तो हर एग्जाम 5 नंबर का रहा होगा। तो ये 5 नंबर का था, इसको 2 मिले, ये 5 नंबर का था, इसको 3 मिले, ये 5 नंबर का था, इसको 4 मिले, ये 5 नंबर का था, इसको 5 में से 5 मिले। तो 5 में से 5 मतलब क्या हो गया, 100%। 5 में से 4 का मतलब क्या हो गया, 80%, और ये 60%, राइट। और ये 2 ही नंबर मिले, तो ये 2 नंबर का मतलब क्या हो गया, 2/5 इंटू 100, तो 40%, या 2/5 की वैल्यू 40% होती है। समझ में आया क्वेश्चन। तो आप क्या कह रहे हो कि 50% से ज्यादा कितने एग्जाम्स में मिले हैं, तो तीन एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें 50% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो 3 एग्जाम ऐसे हैं, क्योंकि इसमें 60% है, 80%, 100%। तो किसी का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया है तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि किसी का भी आंसर नहीं आया था इस क्वेश्चन का। कुछ और तरीके से समझना है, और कुछ आप चाह रहे हो, अगर आप 20 और 30 और 40 और 50 लेते तो भी इसी तरीके से होता। कि जैसे आप मान के चलो, अगर आपने ये लिया होता, राइट, तो आप क्या लिख रहे होते कि 70% ऑफ टोटल, ये कितना हो जाएगा फिर आपका, 50, 50, 100, 140 आता। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर सर क्या आती, एक्स जब 20 आता है उसके बाद से थोड़ा समझा दीजिए। एक्स जब कितना लिया था, एक्स इक्वल टू जब 20 हो गया उसके बाद से। ओके 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 ओके। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि टोटल की वैल्यू क्या है, हर एग्जाम का टोटल बराबर है, और वो टोटल का टोटल कितना है, राइट। तो जब भी मान के चलो कि आपने जैसे आपने ग्रेजुएशन किया होगा या फिर बीटेक किया होगा, तो आपको फर्स्ट ईयर में कुछ मार्क्स मिले, फिर सेकंड ईयर में कुछ मार्क्स मिले, फिर थर्ड ईयर में कुछ मार्क्स मिले, और फोर्थ ईयर में कुछ मार्क्स मिले, राइट। तो यहाँ पर जो भी मार्क्स मिले, यहाँ पर ए मार्क्स मिला, यहाँ पर बी मार्क्स मिला, यहाँ पर सी मार्क्स मिला, और यहाँ पर डी मार्क्स मिला। और हर सेमेस्टर, हर ईयर आपका 1000 नंबर का था, या 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल एग्रीगेट 70% है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से भी आपको 70 मिला, इसमें से भी 70% मिला, इसमें से भी 70%, इसमें से भी 70%। तो ये जो पूरे टोटल नंबर है ना, 400 नंबर, इसका 70% है। तो इसका 100% कितना होगा, वो हमने यहां से निकाल लिया था, कि 100% की वैल्यू आ गई 20। तो अब कहेंगे कि भाई जैसे मैंने अगर 100 माना होता, तो ये इसके हिसाब से 70% लेता, तो मैं यहाँ पर ये कितना आता है, 280 नंबर आते, राइट। तो हर एग्जाम यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, 20 मार्क्स जो है वो टोटल आए, ईच एग्जाम हैड द सेम मैक्सिमम मार्क्स।
तो ये जो 20 नंबर है वो हर एग्जाम के टोटल का टोटल है। मान के चलो हर एग्जाम 5 नंबर का था, 4 ही एग्जाम है ना, और चारों का टोटल 20 है। तो 4 एग्जाम है तो 4 से मैंने डिवाइड किया, तो हर एग्जाम जो टोटल मार्क्स थे वो 5 नंबर का टेस्ट था। तो 5 में से फिजिक्स में 2 मिले, केमिस्ट्री में 3 मिले, और बायो में 4 मिले, और सोशल स्टडीज में 5 मिले। तो एक में 100%, एक में 80%। तो 4/5 क्या होता है 80%, 3/5 क्या होता है 60%, 2/5 क्या होता है 40%। तो 50% से ज्यादा हमारे जो मार्क्स मिले हैं वो 3 एग्जाम में मिले हैं, राइट। तो अगर मैं ये 20, 30, 40, 50 लेता तो टोटल मार्क्स कितने आने वाले थे? टोटल मार्क्स आने वाले थे हमारे कितने? 200। अब ये जो 200 नंबर है 4 एग्जाम का टोटल है, तो 4 से डिवाइड करता तो फिर हर एग्जाम 50 नंबर का हो जाता। तो 50 में से 20 मिले, 50 में से 30 मिले, 50 में से 40, 50 में से 50। तो ये 100% हो गया, ये 80%, ये 60%। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अभी समझ में आ गया सब लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्या होता है ना, मैं बहुत बेसिक और एकदम प्लेन तरीके से आपको बताता हूँ। मेरे को ना वो फैंसी वेज में बताने का और वो सब आपको रटवाना है कि इसको इस शॉर्टकट से कर लो, इसको इस शॉर्टकट से कर लो। तो उसमें क्या होता है ना, एग्जाम में आप अप्लाई नहीं कर पाते। आप खुद ही सोचो, आपने 2-3 एग्जाम दे रखे होंगे, तो आप खुद ही सोचो कि 90% ऑफ द टाइम आप कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाते, दिमाग ब्लॉक हो जाता है एग्जाम टाइम में। तो अब आते हैं प्रोपोर्शन वाले पार्ट पर। तो एक थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है जैसे A/B एक रेशियो है और एक C/D एक रेशियो है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो दे आर इन प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन में कब होंगे? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो A/D इज इक्वल टू B/C होता है। सो दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन व्हेन A/D इज इक्वल टू B/C होता है। और आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि A/B इज इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या होता है? ये जो 4 ऐसे बिंदियां लग जाती हैं आपकी, राइट। तो C/D। और फिर हम क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मिडिल टर्म्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। तो अगर हिंदी में बोले तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, ऐसा ही कुछ होता है। मतलब मैंने ये हिंदी में सीखा था, हिंदी में मैं पढ़ा नहीं, बट हाँ आपको सिखाने के लिए मैंने इतना प्रैक्टिस किया कि ये बोलना पड़ेगा। सो अब आप देखो कि A/D इज इक्वल टू क्या हो गया? B/C। तो समानुपात क्या होता है? प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, और वो इक्वल होंगे तो A/D इज इक्वल टू B/C हमेशा होगा। कई बार आपको ऐसा दे रखा होता है कि A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस C प्लस E/B प्लस D प्लस F। अगर ऐसा कुछ दे रखा है ना, इफ दिस इज गिवन, दिस पार्ट इज गिवन, ये गिवन है और आपको फाइंड करना है ये, राइट। तो आप सीधे क्या करो, जब भी कुछ ऐसी वैल्यूज दे रखी होती है ना कि ये तीनों वैल्यूज बराबर है, कि A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F बराबर है, तो इन सबको क्या करो, लेट दे आर इक्वल टू K। तो इन सबको K के बराबर मान लो। तो अगर मैं A/B इज इक्वल टू K के बराबर मानूंगा तो आपका पार्ट क्या हो जाएगा? आपका पार्ट हो जाएगा A इज इक्वल टू B के, ऐसे ही D इज इक्वल टू C के, और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E के, सॉरी E आपका जो हो जाएगा वो F के हो जाएगा, राइट। तो अब आप यहाँ पर ACE तो एज इट इज रहने दो, राइट। और यहाँ पर सॉरी A की वैल्यू B के हो गई, और सॉरी यहाँ पर C की वैल्यू D के होनी चाहिए। मैंने अलग लिख दिया है, इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। तो देखो A की वैल्यू B के हो गई, C की वैल्यू हो गई D के, और यहाँ पर E की वैल्यू हो गई F के, राइट। तो ACE को तो एज इट इज रहने दो, A और C और E को तो एज इट इज रहने दो, राइट। और नीचे हम क्या लिख लेते हैं? नीचे हम लिख लेंगे इसके क्या, B और D और F, और K आपका कॉमन आ गया, राइट। तो तो अब B और D और F की जब आप वैल्यू पुट करेंगे, या फिर A की जगह आप क्या पुट करेंगे? B के पुट कर दो, और C की जगह क्या पुट कर दो? आप D के पुट कर दो, और E की जगह F के पुट कर दो, और नीचे वाले वैल्यूज तो ये B प्लस D प्लस K ही रहेंगे।
तो अब आप ध्यान से देखो, k को कॉमन निकाल लें, k को कॉमन निकाल लें तो b और d प्लस के अपॉन b प्लस d प्लस के सब बराबर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी k के बराबर होंगे। दैट मीन्स इन सबको इंडिविजुअली ऐड कर दें तो ये भी किसके बराबर होता है, ये भी k के बराबर ही होता है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, राइट। अब आप देखो कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो जब भी आपसे पूछ रहा होगा ना कि फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आपको A:B:C:D, तो D को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज फोर्थ प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। और फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी आपसे पूछता है तो 3 वैल्यूज गिवन होती हैं। तो ये A गिवन है आपको, B गिवन है और C गिवन है, D आपको गिवन नहीं होता। ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब आप आराम से लिख सकते हो कि भाई ये 4 है, ये 10 है और इज इन रेशियो ऑफ 12:D। तो आप यही तो लिखते हैं इन दोनों का तो 4D इज इक्वल टू 10 इंटू 12, तो D इज इक्वल टू आपका 30 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30। या फिर आप ऐसे इस फॉर्मूले से, या फिर आप A/B इज इक्वल टू क्या होता था आपका, C/D होता था। तो आपको A/B दे रखा है 4/10 और C दे रखा है 12, D का वैल्यू निकालना है। तो फिर से आपका वही कहानी आएगा कि D इज इक्वल टू 12 इंटू 10/4, तो बात बराबर रहेगी, राइट। तो चतुर्थानुपाती जो होता है वो कुछ भी नहीं होता। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू D/E। तो आप देखो कि कोई भी 2 रेशियो ले लो, ये 2 रेशियो ले लो, या ये 2 रेशियो ले लो, या फिर ये 2 रेशियो ले लो, इन सब में एक कॉमन टर्म है। इन सब में क्या है, कॉमन टर्म है। देखो आपको कॉमन टर्म का डेफिनेशन बताता हूँ। यहाँ पर B और B कॉमन है इन दो में, यहाँ पर C और C कॉमन है, यहाँ पर D और D कॉमन है, राइट। तो जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है ना, तो ये मिडिल वाला टर्म जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है। तो अब आप A/B इज इक्वल टू B/C रखेंगे तो B² इज इक्वल टू AC, तो B आपका रूट AC। तो इसको क्या बोलते हैं, B को हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। B को क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है और ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया। तो B क्या हो गया आपका, मीन प्रोपोर्शन। देखो थर्ड प्रोपोर्शन, अगर आपको तृतीय अनुपाती निकालना है तो थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा वो केवल 2 टर्म से निकाला जा सकता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि जो मीन टर्म होता है वो 2 बार लिखा जाता है। तो जब भी आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा होगा और 2 ही वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू होती है ना, सेकेंड वैल्यू, ये मीन प्रोपोर्शन की होती है और आपसे थर्ड प्रोपोर्शन ये पूछ रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो मीन प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखेंगे, 4/12 इज इक्वल टू 12/C। या फिर थर्ड प्रोपोर्शन x माना है, x मान लो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि भाई हमारा जो पार्ट होता था अभी अभी हमने निकाला था, B² इज इक्वल टू A इंटू C, या B इज इक्वल टू रूट AC निकाला था, राइट। यही तो किया था, सॉरी हाँ, B² इज इक्वल टू रूट AC किया था, या फिर B² इज इक्वल टू AC किया था। तो B का वैल्यू जो है हमें 12 दे रखा है, तो 12 इंटू 12 इज इक्वल टू A का वैल्यू क्या दे रखा है, 4, C का वैल्यू निकालना है, तो C का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 36, राइट। तो यहाँ से भी ऐसे ही करोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो C 36 आएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो ऐसे करना पड़ेगा। अब कई बार मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है, मध्यानुपाती बोलते हैं इसको, राइट। तो जैसे मान के चलो 4 और 16 दे रखा है आपको, अब आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। दैट मीन्स मीन प्रोपोर्शन गिवन नहीं है आपको, समझ में आ रहा है, मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ ही नहीं है। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन दे रखा है, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन दे रखा है, मीन आपको निकालना है। तो अगर ये 4 मीन प्रोपोर्शन हम m मान लें और ये 2 बार लिखा जाता है ऐसे, तो ये कहानी कुछ ऐसी रहेगी। या फिर हमने पहले ही बता रखा है आपको कि भाई मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, B² इज इक्वल टू A इंटू C, यही तो होता था।
या फिर B इज इक्वल टू रूट AC। तो अगर मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है और दो वैल्यूज गिवन है, तो ये वैल्यूज जो है वो A और C की वैल्यू गिवन है, B का हमसे पूछ रहा है, राइट। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 इंटू 16 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 16, तो m इज इक्वल टू रूट 64, तो m इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन 8, या फिर यहाँ से ये वाला पार्ट निकाल दो, m की जगह हमने यहाँ पर b रखा हुआ है। आई होप आपको थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब भी समझ में आ रहा होगा। ये आपका थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है, ये हर एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, और चाहे वो आपके एसएससी जो आपका क्लरिकल लेवल का होता है, सब जगह पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं मीन प्रोपोर्शन और आपका थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन से रिलेटेड। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया सबको। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है 20, 37, 54, 105 हाउ मच इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच सो दैट रिमाइंडर बिकम प्रोपोर्शनल। तो मैंने बताया था ना कि अगर ये वैल्यूज अगर प्रोपोर्शनल हैं, जैसे 20:37 इज इन प्रोपोर्शन विद 54:105, तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट सब्सट्रैक्ट किया जाए। तो मान के एक बार ऐसे मान के चलो कि जो 20 माइनस एक्स इज टू 37 माइनस एक्स is in proportion with 54 minus x 105 minus x, ये वाला पार्ट रहेगा। समझ में आ गया? तो अब ऐसे देखो कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो इन दोनों के बराबर होना चाहिए। अब इनको एग्जैक्टली ऐसे नहीं करना है, मैं बेसिक समझाने के लिए ये लिखा हूं, मैं ये कभी करूंगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करके देखूंगा, और डेफिनेटली अगर मान के चलो ये A है और ये B है और ये C है और ये D है, तो A इंटू डी आपका क्या हो रहा है, B इंटू C हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं A इंटू डी का जो फैक्टर्स हैं और B इंटू सी के जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन होंगे, तभी तो बराबर चल रहे हैं। और बराबर है, एक दूसरे से कटते होंगे तो 1 1 कैंसिल आउट भी हो रहा होगा। रेशियो तो 1:1 ही आएगा ना कटने के बाद। दैट मीन्स जिस नंबर से ए डिवाइड हो रहा है ना, उससे डेफिनेटली बी और सी भी कहीं ना कहीं या तो कुछ कॉमन पार्ट होगा या तो डिवाइड हो रहा होगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले ए ऑप्शन चूज करूंगा और वैल्यूज लिखने की कोशिश करूंगा। तो देखो पहला ए ऑप्शन अगर मैं लेता हूं तो ये क्या बनेगा, 18, 35, 52 और 103। अब देखो 103 और इंटू 18, तो 103 का कोई कॉमन मल्टीपल इन दोनों में है ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे अगर मैं 4 लूंगा तो यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 101। तो फिर से 16 इंटू 101 ये बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 101 कुछ इन दोनों में कहीं पर भी कॉमन है ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही 6 भी नहीं हो सकता। अब 3 को लेके देखो, 3 को लेके देखें तो ये बन रहा है 17 और ये बनेगा तुम्हारा 34, ये बनेगा 51 और ये आएगा 102। अब देखो 17 और 102 और 51 क्या है, इसका मल्टीपल है, और 34 17। तो अब दिख रहा होगा कि 17 इंटू 102 डेफिनेटली 34 इंटू 51 के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, क्योंकि 17 इंटू 2 इंटू 51 होता है ये, और ये भी 17 इंटू 2 इंटू 51 होता है। तो हम किस तरीके से देख रहे हैं, राइट। तो इक्वेशन लिखना आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, बट लॉजिकली आपको क्या करना है कि ऑप्शंस का यूज कितना अच्छे से कर सकते हैं, वो पार्ट जो होगा वो एग्जाम में कम टाइम लगाएगा, ठीक है। तो बस देखना था कि अगर 2 माइनस करूंगा तो सब मल्टीपल एक दूसरे के मल्टीपल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 3 माइनस करूंगा तो यहाँ पर ये 3 से आंसर आ गया। यहाँ जो कंटेनर है इसमें जो वाटर और अल्कोहल है वो तुम्हारे पास है 9:11। तो मैंने कहा कि इनका वॉल्यूम सेम है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, और ये दोनों मिला के एक बड़े कंटेनर में पोर किए जा रहे हैं। मान के चलो ये एक कंटेनर है जिसमें ये इन दोनों को मिक्स करना है,
इस कंटेनर में मिक्स करना है। ये ए है और ये बी है। फिर आपसे पूछ रहा है ए और बी को अगर इन दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया गया तो इसके बाद वाटर और अल्कोहल का रेशियो क्या होगा। तो जैसे ही आपसे कहा गया ना कि वॉल्यूम सेम है, तो तुम्हारे दिमाग में सीधे सीधे ये आना चाहिए, दैट मीन्स क्या होगा कि ये 7 और 5 12 यूनिट है और ये मेरा कितना है 20 यूनिट है, तो ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए थे। अगर इसको बराबर करना है तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 5 एंड इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 3। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा, अब इसका जो रेशियो हो जाएगा वो वाटर और अल्कोहल का कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और 25, और इधर जो रेशियो हो जाएगा वाटर और अल्कोहल का तुम्हारे पास हो जाएगा 27 एंड 33। तो अब वाटर वाटर को ऐड कर दो और अल्कोहल को ऐड कर दो। तो वाटर और वाटर को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इट शुड बी 52 और 62। तो ये एक जो वाटर आ जाएगा वो आ जाएगा 62, और ये 25 और ये 33 कितना होगा 58। 2 से कट कर लोगे तो कितना हो जाएगा 31:29 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रेशियो से ही हो जाते हैं कि भाई दोनों में अगर क्वांटिटी बराबर थी तो वाटर और अल्कोहल को अगर ऐड करेंगे, वो 7 यूनिट 5 यूनिट, इधर 12 बन रहा है, ये 9 और 11 20 बन रहा है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। अब है हमारे पास द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द बोतल 2:3 है, राइट, and another bottle has milk and water in the ratio of 1:4. If two bottles are mixed in the ratio of 4:3, then after mixing both the bottles, what will be the new ratio of milk and water? तो अगेन मेरे पास सेम कहानी है। मान के चलो ये एक ए बोतल है और ये एक बी बोतल है, इसमें मिल्क और वाटर, और इसमें भी मिल्क और वाटर जो है वो किस रेशियो में दे रखा है, यहाँ पर 2:3 दे रखा है, यहाँ पर 1:4 दे रखा है। अब देखो इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, ऑलरेडी सेम वॉल्यूम है, बट वो क्या बोल रहा है, दे आर टू बी मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 4:3। इस रेशियो में मिक्स करना है। अब इनको सेम वॉल्यूम में नहीं करना। जैसे लास्ट क्वेश्चन अगर देखो तो दीज टू कंटेनर्स हैव द सेम वॉल्यूम, और इनको एक मिक्स कर दिया गया, एक बड़े कंटेनर में खाली कर दिया गया। अब वो कह रहा है कि इनको सेम वॉल्यूम में मिक्स नहीं करना। नाउ दे आर टू बी मिक्सड इन द रेशियो 4:3। अब देखो इनका वॉल्यूम तो सेम है ही ऑलरेडी, तो इसको क्या करो, इसको 4 गुना कर दो और इसको 3 गुना कर दो, ऑलरेडी हो गया ना 4:3 के रेशियो में, और मिक्स कर दो। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारे पास, ये 8 और 12 हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास 3 और 12 हो जाएगा, राइट। तो ये 8 और 3 11 बन जाएगा, और ये वाला पार्ट 24 बन जाएगा, तो 11:24 आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है।